हमने 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। और 8वां सब्जेक्ट आज हमने स्टार्ट करना है। और उन 7 से रेलेवेंट तमाम डाटा जो उनसे रेलेवेंट है, जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो सब आपको भेज दिया गया है ग्रुप के अंदर। आप उसको पढ़ रहे हैं और बता चुका हूँ, उनके नोट्स हैं क्लास के। उनके रेलेवेंट अगर कोई बुक्स है तो वो भी आपको बताई हैं। किस सब्जेक्ट को किस हद तक देखना है, कैसे कैसे देखना है, ये भी आपको बता चुका हूँ। अब वो 7 आपके हैंड ओवर हैं, वो 7 कमरे तैयार हो चुके हैं। उसमें फिर आपने रंग डालने हैं, आपने उसको खूबसूरत बनाना है। और खूबसूरत आप उसमें बनाते जाएंगे। और यही उसका जो उसका बुनियादी स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आज जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमने जो पहले 7 सब्जेक्ट पढ़े हैं वो थोड़े ट्रिकी थे। उनमें मुश्किल था और चीज़ें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो ये असूल यही है कि कोई भी आप काम करते हैं तो आप अगर आपने कोई लंबे सफ़र पे जाना हो तो कोशिश करें, जब आपकी एनर्जी शुरू में ज़्यादा होती है तो आप मुश्किल काम कर लें, जिस तरह की अभी आप कर रहे हैं, मैं और आप कर रहे हैं। अभी आप माशाल्लाह सब जवान हैं और जवानी में आप मेहनत कर रहे हैं। तो जवानी में जो मेहनत होती है ये अ, कद्र आसान होती है अगर बुढ़ापे में मेहनत की जाए। ठीक है। इसी वजह से तो आप सारे यहाँ बैठे हैं और मैं भी यहाँ बैठा हूँ। आप जवानी में मेहनत कर रहे हैं, यानी कि आप जवानी में मुश्किल काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि आप अपनी एज की जो जब आप ताकतवर थे, जब आप स्टार्ट में थे तो आपने मुश्किल काम किए। फिर अब आप सेशन के बुढ़ापे में आ गए हैं तो फिर आप थोड़े से आसान सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा हम जो सब माहौल में संजीदगी ले आए थे तमाम 7 मज़ामीन को, उस माहौल को संजीदगी से निकालने के लिए जो है ना, आज हमने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने हैं जो बड़ा फंटेस्टिक है और बड़ा खूबसूरत है इस हवाले से कि उसमें आप आम तौर पे बोर नहीं होते। तो अगर आप गैस कर सकें, नहीं कर सकें, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपका सब्जेक्ट है द ग्रेट उर्दू। ये किसी ने चैट में भी गैस किया है, उर्दू। कितने माशाल्लाह शार्प हैं। आपका उस्ताद तो इतने शार्प नहीं है जितने आप हैं माशाल्लाह। तो उर्दू जो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। अब उर्दू क्या है, इसको जरा हम देखने की कोशिश करेंगे। और इस उर्दू की जो रेलेवेंस है आपकी एग्जाम के हवाले से, पहले आप उसको देखेंगे। उसके बाद फिर उर्दू के मैं कंटेंट्स में आऊँगा। तो जो आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो अगर आप वन पेपर को देखें, कि आपके जितने भी वन पेपर के एग्जाम आते हैं जिसमें तमाम जीके सब्जेक्ट्स होते हैं, उस जीके में एक सब्जेक्ट आपका उर्दू भी है। और उस उर्दू के वन पेपर के अंदर 10 एमसीक्यूज आते हैं, 10 सवाल आते हैं। हर पेपर में 10 सवाल आते हैं पक्के फिक्स। जब आपका पेपर ये वन पेपर जीके हो और वो 100 मार्क्स का पेपर हो, तब आपके 10 सवाल आते हैं, यानी 10 नंबर की वेटेज आती है। और अगर आप मिसाल के तौर पे आप कोई और सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, मिसाल के तौर आप लेक्चरर का पेपर दे रहे हैं, आप किसी और प्रोफेशनल टेस्ट को दे रहे हैं जहाँ पे आपका 80% आपका सब्जेक्ट होता है और 20% जीके होता है, तो उस 20% जीके के अंदर आपकी जो 2 सवाल हैं, समटाइम 3 भी हो जाते हैं, 2 से 3 सवाल आपके उर्दू के आते हैं। अब इस हवाले से उर्दू तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप खुद आप अंदाजा लगाएं, एक पेपर में टोटल 100 नंबर हों और 100 में से 10 नंबर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर करता हो, तो इसका मतलब ये कि 10% तो वेटेज इसी की है। और आप अगर इस 10% को छोड़ दें और आप 90% के पीछे पड़े रहें, तो इसका मतलब तो ये है कि आप अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ 40 नंबर तो लेने नहीं है। आपने तो 60 नंबर लेने हैं, 70 लेने हैं, 80 लेने हैं। तो 60, 70, 80 नंबर लेने के लिए आपको आपको हर सब्जेक्ट को जो है ना टाइम देना पड़ता है। उसकी जो जितना उसका हक बनता है वो आपको उतना टाइम देना पड़ता है। एक तो आपको ये फायदा है कि जब आप उर्दू पढ़ लेते हैं तो आपके ये जो 10 सवाल हैं, 10 ना भी हो, 7, 8, 9 आप करने में कामयाब हो जाते हैं। एक फायदा ये है। उसके साथ दूसरा फायदा आपको बताया, ये 2, 3 सवाल यहाँ पे आ जाते हैं, ये वहां भी आपको हेल्प करते हैं। तीसरा जो बड़ा फायदा, सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि आपने पहली क्लास से लेकर 12वीं कहूँ 12वीं क्लास तक आपने उर्दू का एक सब्जेक्ट पढ़ा है। और बड़ा आपने मेहनत के साथ अरकरजी के साथ डेफिनेटली पढ़ा होगा। फिर जब आप 12वीं के बाद आप 13वीं क्लास में आए,
तो 13वीं से लेकर 16वीं तक या 18वीं क्लास तक आपने उर्दू नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो आपने 12 साल में एक बुनियाद कायम की थी, उसके बाद जो 6 साल या 4 साल का एक गैप आ गया, उस गैप की वजह से चूंकि आपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, आपने इसको साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, तो आपकी ये जो पहले 12 क्लासेस की जो बुनियाद थी वो भी कमज़ोर हो गई है। तो उस बुनियाद को दोबारा से जो है ना, दोबारा से उसको क्या है ना, उसकी जिस तरह कहते हैं उसकी दोबारा मुरम्मत की ज़रूरत है। मुरम्मत की ज़रूरत है, या आप कह सकते हैं कि उसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो उसको रिपेयर करने के लिए, मुरम्मत करने के लिए भी हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और जब आप इसको इंशाल्लाह हम सेशन में इसको जब इसका स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर आप समझ जाएंगे कि उर्दू के अंदर मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं। फिर कभी आपके सामने उर्दू दान बैठ जाए तो आप उससे इम्प्रेस नहीं होंगे, आप उसमें से उसके साथ एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन कर सकेंगे। और जीके का मकसद ही यही है, जैसे पहले अर्ज किया, कि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मेंटल हॉरिजन्स को बुलंद करता है, जो आपके नॉलेज के हॉरिजन्स को बुलंद करता है, आपको ये लिटरेट सही मानों में पढ़ा लिखा बनाता है। आपने बायोलॉजी में मास्टर्स किया, आपने केमिस्ट्री में मास्टर किया, आपने पंजाबी में मास्टर किया, आपने बॉटनी में मास्टर किया, आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर किया, वट एवर सब्जेक्ट आपने किसी में मास्टर कर लिया, आप उसके तो फिलोसफर बन जाएंगे। लेकिन जब आपसे उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ पूछा जाएगा, तो आप जो है ना वो परेशान हो जाएंगे और आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है। तो उन बाकी जो सवालात हैं या बाकी जो मामलात हैं, उन सब को डील करने के लिए एक ही सब्जेक्ट है जिसको आप कहते हैं जीके। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैंने अपनी डिग्री में पहले मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने सेकंड मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसके बाद मैंने बीएड किया। ये 3 डिग्रीज मैंने हासिल कर ली, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये मैं पढ़ा लिखा शख्स हूँ। मुझे उस वक्त फील हुआ मैं पढ़ा लिखा शख्स हूँ या कदरे पढ़ा लिखा हूँ जब मैंने जीके पढ़ा। जब ये मैंने जीके के 10 सब्जेक्ट पढ़े, फिर मुझे फील हुआ कि यार मैंने जिंदगी में कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। तो इसी वजह से जीके बड़ा जरूरी है। तो इसी जीके की जो एक कड़ी है वो बता दी आपको, वो उर्दू है। और उर्दू की क्या वन पेपर के हवाले से अहमियत है वो भी आपको बता दी, कि 10 नंबर के सवाल अगर आप वन पेपर जीके में जाएंगे, अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी में जाएंगे 80% जहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, 20% टोटल जीके होगा, तो वहाँ पे जितने भी जीके के सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके साथ साथ आपकी उर्दू भी होगी। और ये उर्दू आपको यहाँ भी हेल्प करेगी। और सम टाइम ये इंटरव्यूज में भी बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, और वो बहुत आसान आसान होते हैं। लेकिन चूंकि हमने उर्दू के साथ इंटरेक्शन नहीं की होती, तो वो हम बाज़ औक़ात करने में नाकाम हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको जो उर्दू है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वन पेपर के वाले से, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब ज़रा मुझे एक दफ़ा ये बता दें कि जो उर्दू का मकसद है, कि उर्दू हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आप सबको क्लियर हो गया है? वाई वी आर टू मच फोकस अबाउट उर्दू, इसको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो अपनी किताबों में, तो सबसे पहले होता है कि इस टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत क्यों पेश आई है, वाई वी नीड दिस। तो हम उर्दू को क्यों पढ़ रहे हैं इसकी मैं आपको अहमियत बता रहा था। सबको हो गया ना क्लियर, ही आपको ठीक होगी। आज का जो लेक्चर है ये जो है ना असल में एक ओरिएंटेशन टाइप लेक्चर है और इंट्रोडक्टरी है। इसके अंदर हमने उर्दू के, मैं आपको बताने की आपको कोशिश करूंगा कि उर्दू के अंदर हमने कौन सा पहले तो इंपॉर्टेंस बता दी, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है उर्दू का वन पेपर के हवाले से वो बताऊंगा, फिर इस सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे वो आपको बताऊंगा। और इसमें इंशाल्लाह ताला, ये छोटा सा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये 2-3 क्लास में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको वाइड अप कर दें। अब फिर इसके जो रेलेवेंट सोर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम जी स्टार्ट करते हैं उर्दू से। तो उर्दू जो है, उर्दू उर्दू एक लफ्ज है जो कि जनाब एक जबान है, तुर्की, तुर्की जबान का लफ्ज है, ठीक है। और इसका जो लफ्जी मतलब है वो लश्कर है, कुछ जगहों पे पड़ाव भी कहते हैं। अब ये उर्दू जो जबान है ना, ये लश्कर पड़ाव से पता चला कि उर्दू ऐसी जबान है, ये कोई एक जबान नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारी जबानें जो है ना, ये उनका आप कह सकते हैं कि एक अमलगम है, बहुत सारी जबानों की चटनी है ना, वो आपने कूटी है, तो फिर आपका क्या बना, उर्दू बन गई। लश्करी जबान, यानी अब लश्कर जिस तरह लश्कर होता है ना, अब एक लश्कर में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ जबानें वाले जबानें बोलने वाले लोग होते हैं। जब आपस में वो बैठते हैं डिस्कशन करते हैं,
तो उनकी मुश्तरका एक ज़बान डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं उर्दू ज़ुबान। और ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, लश का मतलब लफ्ज़ी लश्कर या प्रो है। और इसके लिए उर्दू का जो पुराना नाम है वो रेख्ता है, रेख्ता। ठीक है। और रेख्ता का मतलब ये होता है इजाद करना। इजाद करना, ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये सारे एमसीक्यूज हैं। और रेख्ता एक इंडियन वेबसाइट भी है। ठीक है। और इसके अंदर आप उर्दू से रेलिवेंट आपको शायरी मिल जाती है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें नसर के रिलेटेड काफ़ी शोरा के हवाले से बड़े बड़े लोगों की उर्दू में जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें आपको मिल जाती है। और ये बहुत बड़ी एक फाउंडेशन है रेख्ता के नाम से। इसके एनुअली सेमिनार्स होते हैं। और बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। और इसमें जनाब लोग इकट्ठे होते हैं और सारा। जी उसामा, मैं यही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप क्लास लेते हैं तो आप एक दो बातें तो सीख लेते होंगे, ज्यादा भी सीख सकते हैं, लेकिन कम से कम ईमान का कमजोर दर्जा मैंने बताया है कि एक दो लफ्ज तो आप सीख ही जाते होंगे। बाकी ज्यादा भी सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मकसद आपको ये बताने का ये था कि आप अगर 1.5 घंटा यहाँ पे आते हैं तो आपका वक्त जाया मैं नहीं करता, ये बताने की कोशिश की थी। ठीक है। क्योंकि वो इस वजह से बताया, वो भी बताने की जरूरत नहीं थी कि वो क्लास में जो नहीं आते ना उनको मैं बता रहा था असल में कि आप क्लास में हैं, आपका वक्त मैं ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपका वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं हूँ, मैं बड़ा केयर करता हूँ आपके वक्त की, उनको ही बता रहा था। बाकी माशाल्लाह आप तो रेगुलर हैं, आपको पता है कि आप एक दो लफ्ज़ के हज़ारों और पता नहीं कितने चीज़ें सीख रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बता रहा था उर्दू का बुनियादी। अब उर्दू जैसे बता दी एक ज़बान है, लश्कर प्रो रेख्ता इजाद करना, ये बात है सारी समझ। अब उर्दू के अंदर क्या कुछ है। उर्दू, जब आप मैं और आप उर्दू की बात करते हैं तो हमें कुछ मोटी मोटी बातें हमारे सामने आती हैं। आपको और मुझे कैसे पता चलता कि ये उर्दू है। आपके सामने कोई भी टेक्स्ट आता है, आपके सामने कुछ भी लिखी हुई तहरीर आती है, तो आप उसकी रस्मुल खत जो होता है, उसकी लिखाई का जो अंदाज होता है, उसको देख के आप बताते हैं कि ये उर्दू है। ठीक है। तो हर जो लैंग्वेज होती है उसके अपने हरूफ तहजी होते हैं। हरूफ तहजी। हरूफ तहजी क्या होते हैं जी, जिसको आप कहते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है। कि उस लैंग्वेज को अगर आप तोड़ दें तो किन छोटे छोटे जो लफ्ज हैं, ठीक है, जो करेक्टर्स हैं उनसे मिलकर बनी छोटे छोटे, जिस तरह इंग्लिश में एक लेटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि एप्पल। अब ये एप्पल एक वर्ड है जो कि APPLE से मिलकर बना है, जो छोटे छोटे ये अल्फाबेट्स हैं। इसी तरह उर्दू के अपने अल्फाबेट्स हैं। और उर्दू के जो अल्फाबेट्स हैं उनकी तादाद 37 है। ठीक है। और इनको आपने पढ़ा होगा, आपने अलिफ बे पे ते, ठीक है, ये सारे आपको आते होंगे, छोटी है बड़ी है तक। अगर ये आपको नहीं आते तो आपने जनाब इसको पढ़ लेना है। ठीक है। ये आपको आने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ये आपको आने चाहिए। ठीक है। अब आप ये सारे काउंट करेंगे तो आपको उसमें इसको फिर देखें 37 बनते हैं या नहीं बनते, तो ये 37 नहीं बनते होंगे। फिर इसमें कुछ और भी हरूफ दर्जी हैं, जिस तरह बे है, फे है। ठीक है। और छोटे छोटे और भी हैं। तो वो आप वो भी आप देख लेंगे, तो ये 37 है, आपको ये पता होने चाहिए। और ये अरेबिक इसकी फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए। हरूफ तर्जीह आपकी उर्दू जुबान इसी से मिलकर बनती है। और ये अब जब आपको हरूफ तर्जीह आपको आपस में मिले हुए नजर आते हैं तो उसको देख के आप कहते हैं कि ये उर्दू है। अब इस उर्दू को अगर मैं बात करूं तो उर्दू के अंदर हर जो लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर उसको बयान करने का एक तरीकेकार होता है। ठीक है। उस बयान के अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं। ठीक है। जब आप उर्दू को देखते हैं तो आपके जहन में क्या बुनियादी तौर पे चीजें आती हैं, तो मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जब आप उर्दू पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि किसी जगह पे ऐसे पैराग्राफ की सूरत में कुछ लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ अली स्कूल जाता है, इस तरह का कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, आप कहते हैं कि ये क्या है, एक नसर है। नसर, नून ये से है और रे है, नसर। तो इस तरह का आपको उर्दू के अंदर डाटा मिलता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि एक उर्दू की लाइन है, उसके नीचे एक और लाइन है, और आपस में इनका आपस में कोई रिलेशन होगा, तो इस तरह का भी आपको मिलता है। या समटाइम चार ऐसे लाइनें लिखी होती हैं। ठीक है। उसको आप क्या कहते हैं, आप उसको कहते हैं शायरी। ये भी आपको मिलती है। ठीक है। उसके बाद जनाब क्या है, आप ये उसको देखते हैं, नसर हो गई, उसके बाद आपका शायरी होगा। और तकरीबन जितने भी आप इस उर्दू को देखते हैं तो आपको इसी दोनों की फार्म में कुछ ना कुछ नजर आता है। या आपको शायरी की फार्म में नजर आता है या आपको नसर की फार्म में नजर आता है। अब ये तो आपको पता चल गया। अब इसके अंदर मजीद कैटेगराइजेशन है। अब जब आपको नसर मिलता है किसी जगह, यानी आपको कहीं पे उर्दू टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आता है, तो वो नसर होता है।
अब नस्र की आगे टाइप्स है। जो आपका नस्र है उर्दू के अंदर, इसकी दो बड़ी बड़ी टाइप्स है। एक नस्र है अफसानवी, उसकी टाइप है, और एक है गैर अफसानवी। इसकी डिटेल से इंशाल्लाह हम देखेंगे कि होता क्या है। आज मैं सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर है क्या उर्दू का। अब अफसानी नसर होता है। अफसानवी जैसा कि नाम से जाहिर है, अफसाना ये नहीं, अफसाना होता क्या है इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। ठीक है। अफसाना में अभी अब लेमैन के तौर पे ये समझ लें, फिर आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। जहाँ पे हकीकत भी होगी, लेकिन हकीकत के साथ कुछ रंग भी डाले होंगे। ऐसे नहीं होगा जिस तरह आपके सामने है, बिल्कुल हकीकत बयान की जाएगी। इसके अंदर कुछ एडिशन भी होंगे, रंग भी होंगे। तो अफसानवी जो नसर होता है उसकी आगे मजीद कैटेगराइजेशन है। उसमें हम कहते हैं, एक उसकी टाइप है तहरीर, अफसानवी अदब की या तहरीर की, हम उसको कहते हैं दास्तान। फिर एक है, उसको हम नावल कहते हैं। फिर एक को हम अफसाना कहते हैं। फिर एक को हम ड्रामा कहते हैं। अब ये जो मैं चार जो आपके सामने पीस ऑफ राइटिंग बताए हैं, इसको अंग्रेजी में गलबन जॉनड्रा कहते हैं, ये जॉनड्रा कहते हैं जो भी है। तो ये जो चार जॉनड्रा हैं, ये सारे अफसानवी जो है ना, टेक्स्ट, अफसानवी अदब से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। फिर हम मजीद में देखेंगे कि ये है क्या। फिर ये जो गैर अफसानवी है, इसके अंदर क्या आ जाता है, ये थोड़ी सी इसकी वैरायटी ज्यादा है। इसके अंदर सवान उमरी आ जाती है। उसके बाद इसमें आप बीती आ जाती है। इसके बाद इसमें खाका आ जाता है। इसके बाद इसमें सफरनामा आ जाता है। इसके बाद इसमें मकतूब निगारी आ जाती है। इसके बाद इसमें आपके सामने मजमून आ जाता है। इसके बाद इसमें तंज़ो मज़ाह आ जाता है। ये तमाम डिफरेंट किस्म की राइटिंग्स हैं, और ये तमाम गैर अफसानवी अदब में आती हैं। और अफसानवी में क्या आती है, दास्तान, नावल, अफसाना, अदब। जब कभी आप उर्दू राइटिंग कहीं पे देखेंगे और आपको नसर नजर आएगा, तो आपको या अफसानवी अदब नजर आएगा या गैर अफसानी होगा। अफसानी होगा तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा, और अगर गैर अफसानी होगा तो इनमें से कुछ ना कुछ होगा। इसके अलावा आपको नसर कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गई कि नसर की ये है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, इसको हम देखेंगे, ये आएंगे, अभी इस पर डिटेल में आएंगे। फिर आप ना ये जो अभी इन्होंने सवाल पूछा है, अब आपने करना क्या है। जिसका सब्जेक्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश लिटरेचर, तमाम लैंग्वेजेस का जो लिटरेचर होता है, अदब होता है, तकरीबन वो मिलता जुलता है। उनकी ग्रामर भी मिलती जुलती है। उनकी ये जो ये जॉनड्रा, ये क्या होता है, जॉनड्रा होता है, ये भी मिलता जुलता है। इनकी राइटिंग्स मिलती जुलती, नाम चेंज होते हैं, बाकी तकरीबन कंटेंट वही होता है। अब स्वान उमरी अंग्रेजी में भी है। ठीक है। उसको बायोग्राफी कहते हैं। आप बीती उधर भी है, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है। मकतूब निगारी वहां भी है, जिसको लेटर राइटिंग कहते हैं। तंजो मज़ाह वहां भी है, जिसको ह्यूमर सटायर कहते हैं, ऐसे राइटिंग कहते हैं। ठीक है। अफसानवी जिसको ट्रेवलॉग कहते हैं, तो ये तमाम वहां भी हैं। ठीक है। ड्रामा, ड्रामा का ड्रामा है, अफसाना का है, जिस तरह उन्होंने कहा अफसाना का। उसके बाद ये सर प्रोज का बताया हमने। नॉवल, नॉवल भी होता है, दास्तान भी है। तो ये इनके नाम चेंज होंगे, बाकी राइटिंग्स वहां भी ऐसे ही है, इंग्लिश में भी ऐसे ही है, अंग्रेजी में भी ऐसे ही है। अंग्रेजी को छोड़ें, आप फारसी में चले जाएं। फारसी में भी आपको इनके नाम चेंज नजर आएंगे, बाकी कंटेंट तकरीबन यही होगा। आप किसी और लैंग्वेज में चले जाएं, आप चाइनीज में चले जाएं, आप पर्शियन में चले जाएं, पर्शियन तो हो गया। आप और मैं मिसाल के तौर अपनी लोकल लैंग्वेजेस में चले जाएं, पंजाबी में चले जाएं, आप सराइकी में चले जाएं। तो क्या जो सराइकी है उसमें आपको दास्तान नजर नहीं आएगी, सराइकी में नावल नजर नहीं आएंगे, अफसाना, ड्रामा, अफसाना नमरी हर किसी में होगा। बस नाम चेंज है। ये ओवरऑल एक जेनरिक कैटेगराइजेशन है नस्र की। ठीक है। और उर्दू में भी ऐसे ही है, तो हम इन लैंग्वेज को डील नहीं कर रहे हैं, हम जेनरिकली इसी की बात करें। तो आपने ये समझना है कि नस्र उर्दू के अंदर जो है ना, वो अफसानवी होती है, गैर अफसानी होती है। अफसानवी के अंदर ये चार तरह की हो सकती है, और गैर अफसानी के अंदर जितने भी आपके सामने मैंने हेडिंग्स दी हैं, तो इस तरह की हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये नसर के अंदर, ये अफसानवी के अंदर दास्तान क्या होती है, नावल क्या होता है, अफसाना क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, इनके दरमियान में फर्क क्या है, ये हम देखेंगे। होता क्या है ये देखेंगे। और उसके अलावा दास्तान के वाले से कोई बड़ा नाम है वो देख लेंगे, नावल के वाले से बड़ा नाम है वो देख लेंगे। ये वर्ड नावल आया तो कहाँ से आया, किस जबान का वर्ड था, कहाँ से आया, उसका मतलब क्या था। ड्रामा किस जबान का लफ्ज था, मतलब क्या था। सवान उमरी क्या है, ये कब से आई, किसने लिखी, किसकी सवान उमरी बड़ी मशहूर है, क्यों है। आप बीती किसकी बड़ी मशहूर है।
मकतूब निगारी क्या चीज़ है, मकतूब निगारी के बड़ा काम किसने किया है, फिर देखेंगे ओद हिंदी क्या है, बहुत कुछ है। तो ये सिर्फ हम इसका स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, इससे रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अब आपने उर्दू के हवाले से ये याद रखा हुआ होगा कि जो है ना, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने ये जरूर इसमें याद कर रखा होगा, जैसा कि आप याद रखा होगा कि नावल जो है ना, वो नावल सबसे पहला जो नावल है वो डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। ठीक है, अब ये सारों को पता होगा। उसके बाद आप कहेंगे कि स्वान अमरी जनाब अल्ताफ हुसैन हाली की भी है, सर सैयद अहमद खान की भी है। ठीक है, सफरनामा के हवाले से आपने पढ़ रखा होगा कि मुमताज मुफ्ती ने सफरनामे लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब और जो है बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं। ठीक है, मकतूब निगारी की साहब, बहुत सारे फैक्ट्स आप जानते हैं, लेकिन जानते हैं पहचानते हैं, एक फैक्ट्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, रट्टे की सूरत में है। ये जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो फिर वो आपको वो फिट होते जाएंगे, रंग भरते जाएंगे। तो वो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, जब आपका इसका स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, जब तंज और मजाक की बात होगी आप होगे तंज और मजाक ये होता है, फिर तंज और मजाक में बड़ा नाम ये है, डॉक्टर यूनुस भट्ट है, ये है वो है, पता चल जाएगा। तो ये नसर के अंदर ये बुनियादी बातें आपको क्लियर हो गई। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर बिल्ड करें, स्ट्रक्चर बिल्ड करें। जब स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेंगे बाकी चीजें आपके लिए आसान होती जाती हैं। हम क्या करते हैं, हम उल्टी गिनती शुरू करते हैं, हम इम्तियाज शायद को रटना शुरू कर देते हैं, फिर ना सर्फ का पता चलता है ना पाँव का पता चलता है, और फिर हम रोते रहते हैं। तो नसर में तो ये सारा कुछ हो गया, ये पहला पार्ट है उर्दू का जो हम देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, जैसा कि आपको बताया कि दूसरी किस्म की जो राइटिंग है जिसको हम कहते हैं नज्म कहते हैं, या इसको आप पोइट्री कह लें। ठीक है, बल्कि इसको नज्म ना कहें, भी शायरी कहें, शायरी। शायरी है जी, शायरी आप जानते हैं कि नसर से मुख्तलिफ होती है, उसमें शेर होते हैं, मिसरे होते हैं, और एक मफहूम होता है। फिर शायरी के अंदर क्या कुछ है, फिर शायरी के अंदर हम इसको शायरी को आमतौर पे हम जो है ना वो नज्म के हवाले से देखते हैं कि इसमें नज्म नज्म की एक मजबूत कैटेगरी है। ठीक है, नज्म को, नज्म क्या है ये देखेंगे कि कैसे उसमें आपस में नज्म ज़ब्त होता है, एक सीक्वेंस होता है, सारा कुछ है जिसको देखेंगे। अब नज्म को फिर हम डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। एक नज्म है बिलहाज मौजू, कि जो मौजू है, ये जो टॉपिक है उसके हिसाब से नज्म की डिवीजन होगी। और फिर एक और टाइप होगी और हम उसको कहेंगे नज्म बिलहाज हैयत। हैयत का क्या मतलब है कि उसके जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, उसके हिसाब से भी नज्म को हम डिवाइड करेंगे, और मौजू के हिसाब से भी हम डिफाइन करेंगे। मौजू के हवाले से हम डिफरेंट किस्म की नज्मों को देखेंगे, जिसमें हमारे पास हमद आ जाएगी, जिसमें हमारे पास नात आ जाएगी, जिसमें हमारे पास मनकबत आ जाएगी, जिसमें हमारे पास गजल आ जाएगी, जिसमें हमारे पास मरसी आ जाएगी, जिसमें हमारे पास शेर आशूब आ जाएगी, जिसमें हमारे पास तहरीफ आ जाएगी, जिसमें हमारे पास गीत आ जाएगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास मनाजात आ जाएगी। ये मौजू के हवाले से, मौजू का मतलब इन सब का एक खास पर्टिकुलर मकसद होगा, और उसके हिसाब से इसको हम कैटेगराइज करते हैं। हैयत स्ट्रक्चर के हवाले से, शेरों की तादाद के हवाले से, वो क्या है हम उसको जब देखेंगे, इसमें हमारे पास मसनवी आएगी, देखेंगे क्या होती है, रुबाई आएगी, देखेंगे क्या होती है, कत्ता क्या होता है, मसमत क्या होती है, मुखम्मस क्या होती है, मुसद्दस क्या होती है। उसके बाद जनाब ये हम सारा देख लेंगे। उसके बाद हम क्या होता है, अब मजीद इसमें आ जाएगा आपके हैयत की वजह से डोहा, माहिया, डोहे माहिया जिस तरह आप कहते हैं, सोनेट क्या होती है, आजाद नज़म क्या होती है। ठीक है, उसके बाद तरकीब बंद क्या होती है। ठीक है, ये सारी बिलहाज हैयत की नज़म की कैटेगरी। तरकीब बंद, तरकीब, और तरकीब बंद हो गई, और तरजीह बंद है। तरजीह बंद, अब ये नाम अभी सुन लें फिर हम इसको देखेंगे होते क्या है। तो ये सारे जनाब आपके साथ क्या हो जाएंगे, नज़म को, हम शायरी को नज़म की फार्म में देखा, और नज़म में हमने कहा कि बिलाज मौजू ये वाली टाइप्स होंगी, हमद होगा, नात होगा, मनकबत होगा, गजल होगा, उसके बाद ये मरसिया होगा, शेर आशूब होगा, ये खरीफ होगा, गीत होगा, मनाजात होगा, ये है। फिर हैयत के हवाले से मुसद्दस होगा, ये मस्तस होगा, जो भी है, डोहा होगा, माइया होगा, सानेट होगा, मसमत होगा, किता होगा, रबाई होगा, मसनवी होगा, मुखम्मस होगा, मुसद्दस होगा, तरकीब
बंद होगा, तरजीह बंद होगा, इसको हम देखेंगे। तो ये बिलहाज हैयत की कैटेगराइजेशन मतलब क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, ये हम देखेंगे। और नज़म को मानी के हवाले से या मौजू के हवाले से कैसे तकसीम करते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये उर्दू हमारे सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट होगा। पहला नसर, दूसरा आपका हो गया शायरी। अब जो तीसरा पार्ट है वो असल में कोई तीसरा अलग से पार्ट नहीं है, वो हिस्सा है किसका, नसर का। नसर के अंदर हम देखते हैं कि हमें नसर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी नजर आती हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास मुहावरा आएगा, हमारे पास रोजमर्रा आएगा, हमारे पास ज़रबुल अमसाल आएंगी, हमारे पास रमूज औकाफ आएगी, हमारे पास तज़किर व तानीस आएगी, हमारे पास ये सारे कुछ आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा जब ये नसर के अंदर फिर ग्रामर भी इसकी आ जाएगी। ये तीसरा पार्ट है ये आपका, ये नसर का पार्ट ही है असल में, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ते हैं। चौथा पार्ट कह लें, चौथा फिर इसमें उर्दू की ग्रामर आ जाएगी। ग्रामर में क्या आ जाएगा, ग्रामर में वही बात जो आप अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं, फाइल क्या होता है, फेल क्या होता है, मफूल क्या होता है, ठीक है। इसमें सिफ्त क्या होता है, इसमें ये होता है। इसम यानी कि नाउन है ना, तो नाउन की जिस तरह अंग्रेजी में टाइप्स है, यहाँ भी टाइप्स होंगी। बहुत सारी इसम की टाइप है, फिर फेल की टाइप है, फिर फाइल की टाइप्स है, ये अंग्रेजी के इसमें पार्ट आ जाता है। फिर इसमें इल्म बयान आ जाएगा, फिर इसमें इल्म बयान के अंदर फिर तशबीह आ जाएगी, इस्तारा आ जाएगा, फिर इसमें किनाया आ जाएगा, मजाज मरसल आ जाएगा, फिर सनत आ जाती है इसके अंदर। सनत तजाद क्या होती है, सनत तकरार क्या होती है, सनत हुस्न तालील क्या होती है, ग्रामर की बातें हैं सारी, ठीक है। उसके बाद जनाब मुबालगा क्या होता है, मुकालमा क्या होता है, तलमी क्या होती है। तो ये कुछ बेसिक मौजूआत हैं जो कि हम ग्रामर की वजह से देखेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने उर्दू के सब्जेक्ट में सबसे पहले पहले नसर को देखेंगे। नसर की डिटेल से बता चुका हूँ कि कैसे कैसे कैटेगराइजेशन है। कैसे कैटेगराइजेशन में एकदम जरूर दोबारा से इसको आपको रिकैप कर देता हूँ आपको, ताकि क्लियर हो जाए। आपके इस उर्दू सब्जेक्ट में सबसे पहले नसर है। नसर की दो बातें हमने की, अफसानवी और गैर अफसानवी। अफसानवी के अंदर मजीद कैटेगराइजेशन बताई, गैर अफसानवी के अंदर मजीद कैटेगराइजेशन बताई। दूसरे नंबर पे शायरी आई। शायरी में हमने नज़म की बात की। नज़म में हमने मौजू के हवाले से नज़म को डिवाइड किया, और साथ में हम हैयत के हवाले से डिवाइड किया। बहुत सारी टाइप्स बताई, हैयत के हवाले से बहुत सारी टाइप्स बताई। दो पार्ट। तीसरा पार्ट जो कि नसर का एक्चुअली पार्ट ही है, वो क्या है, वो मुहावरा इसमें आ जाता है आपका, ज़रबुल अमसाल आ जाती हैं। जिस तरह अंग्रेजी में ईडीएम होता है, प्रोवर्ब्स होते हैं, इधर भी वही सेम वही चीज़ होती है। उसके बाद रमूज व काफ क्या होती है, ठीक है। जुमलों की इसमें तरकीब आ जाती है, जुमलों की इमला आ जाती है, जुमलों की मानी आ जाते हैं अल्फाज के। तो ये सारे इसके अंदर छोटे मोटे एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। और चौथा जो पार्ट होगा ये उर्दू ग्रामर के रिलेटेड है। इसमें हम ग्रामर की बुनियादी बातें देखेंगे कि फाइल फेल मफूल। फिर इसमें जो आपको ये सनतें बताई हैं, सनत तज़ाद तकरार, तशबीह, इस्तारा, किनाया, मजाज मुरसल, ये तो ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। इन चार जो ये चार पिलर्स हैं आपकी उर्दू की जो बेसिक है उसके, जब आप ये चार पिलर्स कवर कर लेंगे, फिर आप उर्दू का एक बेहतरीन जो है ना स्ट्रक्चर आपके सामने बिल्ड हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनके साथ आपने करना क्या है, आप अच्छे से लेक्चर लेंगे नंबर वन। फिर आपने क्या करना है दूसरे नंबर पे, एक किताब है जिसका नाम है कलीद उर्दू, वो आपको मार्केट से मिल जाएगी। बेहतर ये है कि हार्ड में ले लें, नहीं लेते तो उसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ये जितने भी आपने लेक्चर में बातें सुनेंगे ना, ये तमाम की तमाम कलीद उर्दू में लिखी हुई है। आप जब लेकिन लेक्चर्स के बाद इस कलीद उर्दू को पढ़ लेंगे, वेल एंड गुड, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कलीद उर्दू की सारी बातें रटने की जरूरत नहीं है। जो मैं यहाँ पे चीजें बताऊंगा ना, आपने कलीद उर्दू में एक दफा रीडिंग सारी करनी है, लेकिन उन्हीं चीजों को हाईलाइट करना है जो मैंने आपको यहाँ बताई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना है। तीसरे नंबर पे मैं आपके ग्रुप के अंदर कुछ नोट्स शेयर करूंगा, कुछ पेपर शेयर करूंगा। जो पास पेपर में पीपीएससी एफपीएससी ने जो उर्दू दी है, वो आपके सामने एक्सरसाइजेज शेयर करूंगा। उन एक्सरसाइजेज को आपने क्या करना है, इन लेक्चर्स के बाद जब आप ये कलीदी उर्दू पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट बातें को देखेंगे, जब ये दोनों बातें आप कर लेंगे,
फिर उसके बाद आपको ये बिल्कुल हलवा लगेंगे, ये पीपीएससी के पास पेपर। जब आपको हलवा लगेगा तो इन हलवे लगे को आपने क्या करना है, इनको रट लेना है। उनको फिर आपने रट लेना। जब आप इनको रट लेंगे तो आप उर्दू में आपके 10 में से 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर कहीं नहीं गए, इतने तो आप आएंगे। और आपको हैरानगी होगी इस बात पे कि आपके सामने क्या पता एक पीएचडी उर्दू बैठा हो और उसके उर्दू में 10 में से 6 नंबर हैं और आपके 9 आए हैं। ऐसे होता है। क्यों होता है? स्मार्ट वर्क, स्ट्रक्चर, एग्जामिनर की साइकी को समझना, एग्जामिनर के मेथड को समझना। तो मेथड मैंने आपके सामने रख दी है। और ये नाचीज को ये स्ट्रक्चर बनाते हुए समझते हुए बड़ा आसान लगा है। शुरू में टकरे मारी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप टकरे मारें। आप इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें जो आपको टेक्निक बताइए। लेक्चर लें बहुत अच्छे तरीके से। कलीद उर्दू की किताब पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो करें। नहीं तो बेहतर ये कि हार्ड ले लें। ये जब दोनों चीजें कर लेंगे फिर ये जो नोट्स और पेपर ये सारे होंगे ना, इनको फिर आपने क्या कर लेना है, रट लेना है। जब आप ये बुक्स इन पे आएंगे तो वैसे भी आपको 70% चीजें तो आती होंगी, 30% को आप याद कर लेंगे। अब देखिए ना, अब इसके अंदर ये तो स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर और एडिशनल चीजें भी कुछ हैं। कैसे? जो है ना शेर आ जाएंगे। ये शेर है, ये किसका किस शायर का ये शेर है? ये किताब है, ये किताब किसने लिखी है? ये नावल किसका है? अब ये वो बातें हैं जो रटने वाली हैं और कोई नहीं है। आप अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आप शायरी में शगफ रखते हैं, आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो आप उसको रटेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपके सामने पूरा एक मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। अब जरा मुझे बताएं कि सबको ये स्ट्रक्चर उर्दू का समझ में आया या नहीं समझ में आया? स्ट्रक्चर भी और साथ में आपको रोड मैप भी बता दिया कि उर्दू कैसे करनी है। बताएं सब, सब अपनी बारी बारी बताएं। ठीक है, सब अपनी बताएं। हाँ जी, सब बताएं मुझे। सबको क्लियर हो गया? आप में से कोई उर्दू वाले हैं तो वो जरा बताएं। जिन्होंने मास्टर उर्दू में किया है वो अपना बताएं मुझे, मेंशन करें। आपने किसी किसी ने मास्टर किया उर्दू में? है कोई ऐसा नंबर आपके पास? बताएं। आई थिंक नहीं है। तो अब जरा मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर करके, ये जितनी बातें मैंने आज उर्दू के स्ट्रक्चर में बताई ये सारी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई नहीं है? पहली से 12वीं क्लास तक सारी उर्दू आपने यही पढ़ी है, कोई नई बात नहीं पढ़ी? बताएं साहब मुझे, ये सारी की सारी आपने पढ़ी हुई है नहीं, या कुछ नई बातें भी हैं? क्या लगता है आपको? सब अपनी अपनी आरा दें। कुछ नहीं, वो बताइए, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं? पढ़ी हुई है मैक्सिमम, ठीक है। कुछ सुनी हुई है, ठीक है। मोस्टली बातें ये आप पढ़ी हुई है, आपके जो है ना सबकॉन्शियस में सब कुछ है। हाँ जी, लिंक तो आपको मैंने बता दिया ना, स्ट्रक्चर तो मेरा काम बताना ना। उस स्ट्रक्चर में फिर आप उसको सीखेंगे, और यही तो सेशन का मकसद होता है ना इन चीज़ों का, कि अ, कि सारी चीज़ों को, अभी एक लेक्चर को तैयार करने के लिए आपको कितने लेक्चर सुनने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। कहने को तो बड़ा आसान है कि ये सर ने बता दिया और कौन सा कोई इनको, इन चीज़ों को इकट्ठा करने में वक्त लगता है। आपको अल्लाह पाक जो है ना इस लेवल पे ले जाए और आप किसी को पढ़ाएं, फिर आपको ये पता चलेगा कि इन चीज़ों को इकट्ठा करने में, स्ट्रक्चर करने में कितना वक्त लगता है। वो तो पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता, चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। इसी स्ट्रक्चर के गिर्द हम घूमेंगे और इसी को ही इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और आज सिर्फ लेक्चर इसी के बारे में ही था कि आपको एक उर्दू की इंपॉर्टेंस बताई जाए और आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए। बाकी इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन ये जितना भी मैंने आपको सिलेबस बताया है तो आपको तकरीबन आधा एक हम कर लें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बातें हमने करनी है, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं करनी है हमने।
छोटी छोटी बातें देखनी है, स्ट्रक्चर देखना है, करना कैसे है वो आपको बताना है। बाकी फिर आप उसको करते जाएंगे। और आप एग्जामिनर आपसे बेसिक्स ही पूछते हैं। वो आपसे नहीं पूछेगा कि आप उसकी जो है ना मिर्जा गालिब की 10 गजलें सुनाएं। आपको पता होना चाहिए कि गजल होती क्या है, गजल में बड़े बड़े नाम कौन से हैं, गजल की बड़ी बड़ी किताबें कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जी, कलीद उर्दू का ये जो मैं आपको जो कंटेंट कराऊंगा ना, इसको एक दफा रीड कर लें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कलीद उर्दू की एंड पे ना एमसीक्यूज हैं काफी सारे, वो लेक्चरशिप के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का जिगर गुर्दा है इतना तो वो कर सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है। तो मैं स्ट्रक्चर में चीजें बताऊं, इन्हीं को जस्ट पढ़ें, रीडिंग करें, आपको कंप्रेहेंस हो जाएगी। और बड़ी आसान किताब है कलीद उर्दू, बहुत अच्छी किताब है। परचेज कर लें तो बेहतर, इतनी महंगी किताब नहीं है। पीडीएफ ऐसे मैं मेरे पास आई थिंक है लैपटॉप में, मैं वो शेयर कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ से देखें ना वो थोड़ा सा बंदा बोर हो जाता है। तो बेहतर है परचेज कर लें। ठीक हो गया ना? हाँ जी, बिल्कुल सामान्य बात की आनी चाहिए आपको, ये बुनियादी बातें हैं। आप हमारी कौमी जबान है, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आप ये आपको क्यों बताई जा रही है, देखें ना आप जब आप किसी अच्छे लेवल पे काम करेंगे, उर्दू आप बोलेंगे, उर्दू आप सुनेंगे, उर्दू आप लिखेंगे, तो बुनियादी बातें तो आपको पता होनी चाहिए ना। आपकी कौमी जबान और आप किसी लेवल पे हों और आप वो पता ही ना चले, तो अच्छी चीज़ नहीं है ना ये। प्रिंट के लिए इतने ज़्यादा पेजेस नहीं है। प्रिंट के लिए कोई ज़्यादा भी होंगे तो 40-50 पेज होंगे। तो प्रिंट करा लें तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंट इन तमाम चीज़ों को मैं बारहा कहता हूँ, हार्ड में लें, हार्ड में लें। हम क्या करते हैं, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, छोड़े बाकी बातें। मैंने जितनी भी आज तक किताबें ली है ना, ये प्रिंट कराया है ना, अगर मैं उसका खर्चा कैलकुलेट करूँ ना, तो शायद मुझे जो लगता है ना, किताबों का और सारा कुछ मिला के, मुकाबले के इम्तिहान की सिर्फ बता रहा हूँ, कि वो शायद बहुत ज़्यादा भी मैं बढ़ा चढ़ा लूँ ना तो 40-50 हज़ार नहीं हुआ होगा। 40-50 हज़ार तो बहुत ज़्यादा है। 10-20 हज़ार भी नहीं हुआ होगा। चलिए चले बहुत ज्यादा करें, 50 कर लें। तो अब खुद आप देखें, 50 हज़ार अगर मैंने इस तमाम उसमें लगा दिए तो कौन सी मौत पड़ गई है। और आप अपने बाकी चीजों को जरा अगर आप कंपेयर कर लें कि आपने अपनी जिंदगी में जूतों पे कितने पैसे लगाए हैं, कपड़ों पे कितने लगाए हैं, इसके अलावा दूसरी कॉस्मेटिक्स पे कितने पैसे लगाए हैं, या दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए कितने पैसे लगाए हैं, तो आपको शायद हैरानी होगी कि शायद आप क्या बता, आप एक साल में भी 40 हज़ार उड़ा दिए उस चीज में। ठीक हो गया ना? वकास वो नोट्स का पूछ रही है, उसका नहीं पूछ रही है वो। ये बात क्लियर हुई है सबको? तो इस वजह से थोड़ी फराख दिली का मुजाहरा करें, हार्ड में ले लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। प्रिंटर है तो अच्छी बात है। नहीं भी है तो बंदा अब किसी से कर लेता है, गुजारा कर लेता है। ठीक है। अपने कोई लिखने वाले को दोस्त बनाए ना। हमने तो दोस्त बनाए होते हैं, कौन से दोस्त बनाए जी? होटल वाले हमारे सारे दोस्त होते हैं, गाड़ियों वाले हमारे सारे दोस्त होते हैं, सारे किस्म के दोस्त बनाए हुए हैं। लेकिन पढ़ने लिखने वाला दोस्त नहीं बनाएंगे, किसी जगह काम आ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाए, पढ़ाई लिखाई वाला, पढ़ने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला, ताकि ना सिर्फ आप अपने लिए आसानियाँ तकसीम करें, बल्कि आप अपने छोटे बहन भाइयों को गाइड करें, अपने अगर आपके लाइफ पार्टनर है उनको गाइड करें। आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके सामने आए तो ऐसे आप ऐसे बन जाएं जैसे एक परफ्यूम है, जो भी आपके सामने आए और वो खुशबू लेकर जाए और उससे भी खुशबू है। अपनी शख्सियत को इस तरह की बना लें। पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ में आ रही? मेरी बात क्लियर हुई है सबको या नहीं क्लियर हुई, बताएं जरा। सबको क्लियर हो गया? आज का लेक्चर आपको बता दिया सब कुछ, इतना ही है आज का लेक्चर। मजीद हम नहीं पढ़ रहे हैं, ताकि आप इस स्ट्रक्चर को एब्जॉर्ब करें, कल इंशाल्लाह हम मजीद इसको वन बाय वन डील करेंगे। हाँ जी, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है, ये एक पूरा, इसका पूरा शेर सुना है।
शहर जहां भी जाए दास्तान छोड़ आए, इसका एक शायर ने एक शेर कहा था। किसी को आता है ये शेर? जहां भी गए दास्तान छोड़ाए। अब तो वैसे भी ये उर्दू की क्लास है तो शेर व शायरी भी होती रहेगी। बताया नहीं किसी को ये। शहर ने जो बताया इस सर्वेंट, किसी को कोई शेर याद हो, जहां भी गए दास्तान छोड़ाए से? बाकी बताएं। अब देखें ना, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपने अ, मुझसे सीखना है, मैंने आपसे सीखना है। शेर व शायरी होगी, आप कुछ शेर सुनाएंगे, मैं भी सीखूंगा, मजा आएगा। ठीक है। ये शेर जो है ना। हाँ जी। किसी को नहीं आता? एनीवन? ये जनाब ये शेर है। ये एजाज है हुस्न आवारगी का। ये एजाज है हुस्न आवारगी का। जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। ये उसकी बात हो रही है। हाँ जी, हारून ने बता दिया, ये एजाज है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़ आए। क्या बात है। तो ये अब तो शेर व शायरी वाली क्लास होगी, इसमें तो इंशाल्लाह मजा आएगा आप सबको। आपकी ये बोरियत दूर करने के लिए तो हमने लेकर आए हैं। तो इस क्लास में मैक्सिमम शेर व शायरी होगी, गपशप भी होगी इंशाल्लाह। ये एजाज है उसने आवारगी का, जहां भी गए दास्तान छोड़ा है। तो ये हमारी जो है ना आवारगी, उसकी आदत ही ऐसी है या उसका ऐसा अंदाज है कि हम जहां भी गए हैं तो किस्से थे, कहानियां थी। हारून, वेरी गुड। आपने अपने क्लास फेलोज का भरम रख लिया है। ये वैसे किसका शेर है ये भी बताएं जरा। किसी को पता है ये किसका शेर है? हाँ जी, हबीब जालिब का, बिल्कुल हबीब। हबीब जालिब की एक बड़ी मशहूर जो है ना वो एक नज़म है, वो बड़ी गाई और सुनी जाती है। वो पता है आपको कौन सी है? अक्सर सियासतदान भी वो, जब इन पे जोर पड़ता है तो ये भी गाते फिरते हैं। जी सर, वो जो जिया दौर के अंदर इसने गाई थी सर। कौन सी? दस्तूर तो इस तरह था सर, जुल्मत किस। हाँ जी। सुबह बेनूर को ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अक्सर ये शोबाज शरीफ जो है ना, वो गाते हुए सुने सुनाई देते हैं। ठीक है। और जिया साहब का जो आपको दौर जानते हैं अच्छी तरह, जिया साहब ने जो जुल्म और बर्बरियत की, उस बर्बरियत से कोई भी निकल नहीं सका। और खास तौर पे ये जो लोग सोचने वाले थे, सोच समझने वाले थे, आंखें रखने वाले थे, कान रखने वाले थे, ये लोग बड़ा इन्होंने सफर किया है उस वक्त में। और इन बेचारों को बड़ी तकलीफ हुई है। फैज अहमद फैज साहब को ले लें, अहमद फराज साहब को देख लें, ये हबीब जालिब साहब को देख लें। ये बड़े लोग थे, इनको बड़ी तकलीफ दी है बेचारों ने। और इनको सजाएं दी जाती थी। आप जरा इनको सर्च करें ना, हबीब जाले को कहाँ कहाँ पे रखा गया और क्या क्या जुल्म इनके साथ किए गए। सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो ये आप इसको सर्च करें और जरा सुने, गौर से गुनगुनाएं, और समझें कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में और कब लिखी गई है। तो ये जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, ये सारे पीपीएससी के सवाल आता है, कोई नई चीजें नहीं है ये। अब आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले हबीब जालिब कौन है, तो आप कहें कि हबीब जालिब जो है ना वो मेरा मौलेदार है। ऐसे ना कहें ना, इतना तो कह दें कि एक शायर है। इतना तो कह दें कि जिया दौर में रहा है। इतना तो कह दें कि जिया के जो जुल्म और सितम है उसको बर्दाश्त इसने किया है। इतना तो कह दें कि ये जो ना सुबह बेनूर वाली जो बात की है ये उसने की है। इतना तो कह देना। ठीक सर हुई है जी, ये, बात क्लियर हुई है सबको? जी सर, पर ये सर अवामी लीग का सर सपोर्टर था सर। मुजीबुर रहमान को काफी करीबी आदमी था। क्या ये बात सच है सर? हाँ, ये तो खैर मुझे नहीं पता, ये तो देखना पड़ेगा। वैसे ही जितने भी ये शोरा है ना, ये इनके नज़रियात अवामी लीग से ज़्यादा ये जो है ना तरक्की पसंद एक तहरीक थी उर्दू की, जो
कम्युनिस्ट टेंडेंसीज रखने थे, ये उसके साथ थोड़े से अलाइन ज़्यादा थे। फैज साहब को ले लें, अहमद फराज साहब को ले लें, इनको ले लें। तो ये थोड़ा सा, ये जो मार्क्सिस्ट नज़रियात है ना, यूएसएसआर वाले नज़रियात उस वक्त अलाउ नहीं थे पाकिस्तान के अंदर। तो ये उनके अंदर कोई टेंडेंसीज थी, ये भी एक रीज़न थी इनको सजा देने की। ठीक है ना। मजीद बहुत अच्छा सोर्स है, आप गूगल पे जाएं, हबीब जालिब लिखें और इसकी पढ़ लें लाइफ को, क्या बातें लिखी हुई हैं। गूगल आपको बताएगा डिटेल से। ऐसे ही सीखें ना, चीज़ें सीखते जाएंगे सीखते जाएंगे। और एक हैबिट डेवलप करें, कोई भी नई चीज़ पता चले सर्च करें, पढ़ें। उसकी को बहुत अच्छी बात लगी है, अपने पास एक तो कॉपी पे लिख रहे हैं, अच्छा ये बंदे के बारे में ये बात। तो ये आप एटीट्यूड डेवलप कर लें, यकीन करें कि आप इसी प्रैक्टिस के साथ चलते रहें, 1-2 साल के अंदर आपके अंदर इतनी तब्दीली होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जहाँ जाएंगे ना, आपको तकरीर याद नहीं करनी पड़ेगी। आपको टॉपिक देंगे और आप बोलते जाएंगे, और लोग आंखें फाड़ करके और मुंह खोल के देखेंगे, यार ये बंदा है कि भला है। हाँ जी, क्लियर, सबको क्लियर हो गया। आज के लेक्चर के हवाले से किसी का सवाल, कोई सवाल है तो बता दें, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। सबको क्लियर होगी आज के हवाले से, सब बातें क्लियर हो गई, और मैं बता चुका हूँ, वे बता चुका हूँ, और एटीट्यूड बता चुका हूँ कि ये एटीट्यूड आपने डेवलप करना है। बाकी मजबूरी है, ना भी पसंद आए तो पढ़ना तो है ना, अब क्या करें। ठीक है ना। विलिंगली और नॉट विलिंगली करना तो है। मुझे सब बताएं, सबको क्लियर हो गया, किसी का कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो सब बताएं मुझे। अब उर्दू है, उर्दू में नहीं बोर होंगे, अब इसमें तारीख शारीख नहीं पढ़ूंगा मैं, जो आप बोर हो जाएं। आपको जो बोर बहुत की है, आप परेशान ना हो। हाँ जी, चांद यहाँ ना निकला कर। नहीं, मैं आपसे खिदमत आपकी लेंगे, आप भी उर्दू के बंदे हैं। हाँ जी, ये भी एक शेर है, उर्दू जबान है आते आते, ये भी, ये पूरा शेर जरा बताएं किसी को आता है तो। ये दाग जो है ना, दाग दलवी का ये शेर है, बता सुनाए किसी को आता है तो, ये जिन्होंने बताया है। नहीं दाग, ये यारों से कह दो कि उर्दू जबान आती है आते, इस तरह का कुछ शेर है। पढ़ा होगा, ये सुना होगा सबने। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लैंग्वेजेस कोई भी होती है ना, वो इंटरेस्टिंग होती है। आप उनको उसके साथ, अपने साथ ना अटैच करें, उसको जरा करीब से देखें, तो फिर आपको बड़ा मजा आएगा। लैंग्वेज कोई भी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, चेस करती है। अगर आप उसके साथ अपना जो है ना रिश्ता बनाएं, उसको जरा करीब से देखें, जान छुड़ाएंगे, तो फिर तो वो लाजिम सी बात है, चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक होगी, किसी का कोई सवाल है तो बताया, फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह हम 1-2 लेक्चर्स में, कमिंग 2-3 लेक्चर्स में इसको वाइंड अप करेंगे, और उर्दू का कला कमा कर देंगे। कला कमा क्या होता है? गला काटना, और बाकी क्या कहते हैं? फतेह करना, खत्म करना, कला कमा कहते हैं। नहीं खेल है दाग यारों से कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये शेर। पाए तकमील तक पहुंचा देना, खत्म करना। हाँ जी, कला कमा कहते हैं खत्म करना किसी भी चीज का, उसको नेस्तो नाबूद कर देना। ठीक हो गया ना। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अगर किसी का सवाल, वंस अगेन, कोई है कुछ चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। आज मौजे मारे हैं, आज आपकी जल्दी क्लास एंड हो गई है। ये फिर ना कहना कि सर हमें 2 घंटे रोजाना लेकर जाते थे, कभी कभी सर ने हमें कम क्लासें भी रखी है। आप तो रबानी खुश होंगी कि आज जल्दी क्लास खत्म हो गई है।
हाँ जी। ठीक हो गया जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, बात रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।